हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां से आपका कुछ ना क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, दो चार क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका चैप्टर 5 चल रहा है इस समय, स्कैडा। ठीक है, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा जो आपका सब्जेक्ट है उसका आज लास्ट चैप्टर है। और इसी में आपका यह स्कैडा समाप्त होगा, इसी लेक्चर में आपका स्कैडा समाप्त होगा दोस्तों। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, गौर से समझेंगे, जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी उन्हें प्लीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे। और यह समाप्त होने के बाद आपका एक लेक्चर बचेगा मशीन का। ठीक है, तो मशीन का भी जल्द ही लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आप लोग अब क्या करिए, तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करिए आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए। जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग आज से भी एक एक वीडियो देखना चालू करेंगे, अगर आप लोग ये आज से एक एक वीडियो देखना चालू करेंगे, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यह सारा जितना भी वीडियो होगा 10 घंटे का होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम 10 या 12 घंटे का होगा। तो दोस्तों, आप 12 घंटे बैठ के पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन इसमें आपका ही घाटा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करिएगा आप लोग की पीएलसी का या माइक्रो कंट्रोलर स्कैडा जो भी चीजें हैं या मशीन का जो भी लेक्चर है उन्हें शुरू से एक बार देखना चालू करिए दोस्तों। और एक दो दिन में इन्हें समाप्त कर दीजिए। ठीक है, इन्हें क्या करिए, एक दो दिन में समाप्त कर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों आप लोग इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आगे की बात करेंगे हम। आगे आपका क्या होता है कि इसमें जो भी चीजें हैं उनको बताएंगे हम। क्या है, जो भी चीजें हैं उनको हम बताएंगे। तो क्या है क्या नहीं है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जैसा कि स्कैडा। स्कैडा होता क्या है, स्कैडा का पूरा नाम पहले जान लेते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है। ठीक है, तो स्कैडा में क्या होता है कि डाटा को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और इसमें जो भी हमारी चीजें होंगी स्कैडा में, ये सभी चीजें क्या होंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। ठीक है, जो भी चीजें हमें दिखाई देंगी वो भी एक सॉफ्टवेयर हो, ये हमारा जो होता है स्कैडा जो होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो यह एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा स्कैडा के माध्यम से क्या होता है, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा एक्विजिशन। तो इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि इसमें जो डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है या भी जो भी हमारे इक्विपमेंट है, कितनी देर तक चला, कितनी देर तक कौन चला, कितनी देर तक कौन ऑफ हुआ, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं कितनी देर हमारे स्विच ऑन थे, कितनी देर तक स्विच ऑफ थे, कहाँ फॉल्ट आया, कहाँ फॉल्ट नहीं आया, ये सारी चीजें हमारी जो है स्कैडा के माध्यम से होती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात आती है थ्योरी, तो थ्योरी को लिख के आप एग्जाम में पास होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखते हैं कैसे लिखा जाता है, देखते हैं। स्काइडा का पूरा नाम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन भी होता है या कहते हैं। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तथा इंडस्ट्रीज में विभिन्न प्रकार की, देखिए, प्रोसेसिंग को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, उनको हम डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए स्काइडा का प्रयोग करते हैं। देखेंगे स्काडा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर से मिलकर बने होते हैं। लेकिन बात की जाए कि जो हमारा केवल स्काडा होता है तो वो सॉफ्टवेयर ही होता है एक प्रकार से। ठीक है, हमारा जो स्काडा होता है वह सॉफ्टवेयर ही होता है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। क्या होता है, स्काडा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी पूरी मशीन, जो हमारी पूरा स्काडा है, ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना। लेकिन बात की जाए जो हमारी स्काडा बस होता है, केवल स्कैडा की बात की जाए तो वो हमारा स्कैडा केवल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्कैडा विभिन्न प्रकार, सॉरी यहाँ तक हो गया। इसके प्रमुख कार्य होते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं इनको भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका पहला कार्य है आपका, देख पाएंगे यहाँ पे, इसके द्वारा सभी इंस्ट्रक्शन टास्क को कंट्रोल किया जाता है। यानी इसमें जो भी हमारे टास्क होते हैं उनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, टास्क को कंट्रोल किया जाता है। स्कैडा सिस्टम की मदद से स्थानीय स्तर पर तथा दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्रियल यूनिट के विभिन्न टास्क का कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के टास्क को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 2 कहता है स्कैडा द्वारा डाटा को एकत्र कर
उसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग की जाती है। तो हमने बताया कि स्कैडा के द्वारा क्या किया जाता है, डाटा को एकत्र किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन चीज़ हमारी कितनी देर तक चली, कितने देर तक नहीं हुई, कितने देर तक हमारा ये ऑफ रहा, कितना देर तक हमारा ऑफ नहीं था। इन सभी चीज़ों को बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट आती है आपका स्कैडा की। स्कैडा के द्वारा मोटर, सेंसर्स, अलार्म्स आदि को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। तो हमने बताया दोस्तों कि इसमें कई इक्विपमेंट होते हैं कि उनको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। स्कैडा में जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा मोटर हो गया, सेंसर हो गया, अलार्म हो गया, कौन कितनी देर तक चला, उनको उनके बारे में डायरेक्ट ये कंट्रोल दे करता है। कौन? स्कैडा। तो स्कैडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और स्कैडा आपसे आएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि स्कैडा होता क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए आप। तो आप लोग जानकारी दे देंगे। अब क्या होता है स्कैडा, स्कैडा आपको पता हो गया होगा। स्कैडा के लाभ, इसके कुछ लाभ है तभी तो ये आया मेरे दोस्तों। दुनिया में कोई चीज भी, कोई भी मशीनरी लाई जा रही है तो उसके बहुत ही एडवांटेज है तभी तो लाई जा रही, नहीं तो उसका यूजेस कम कर दिया गया है। ठीक है, तो स्कैडा का बहुत लाभ है मेरे दोस्तों। इसके द्वारा हमारा क्या होता है, बहुत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तो इसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है इस समय। हमारे मैन पावर की, या इसमें क्या होता है, मैन पावर बहुत कम होता है। ठीक है, मैन पावर क्या होता है, बहुत कम होता है। स्कैडा के द्वारा हम मशीनरी को, मतलब कि ऐसे ही क्या होता है, जहां पे भी हमारा फॉल्ट आता है उसकी क्या कर देते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। स्कैडा का प्रयोग करने से इंडस्ट्रियल कैपिटल पोस्ट को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो इंडस्ट्रियल कैपिटल पोस्ट हैं उनको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। स्कैडा का प्रयोग करके मेंटेनेंस कास्ट को कम किया जा सकता है। इसमें जो कास्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट यानी मरम्मत करने की जो भी लागत होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, स्कैडा के प्रयोग द्वारा यहाँ पे देखें, स्काइडा के द्वारा डिफेक्टेड प्रोडक्ट को कम किया जा सकता है। क्या किया जाता है, जो हमारे डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं उनको कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्तों कि स्काइडा द्वारा सिस्टम में होने वाली किसी भी फेलियर को दूर दूर किया जा सकता है। यही तो बताएं कि जो हमारा स्काइडा सिस्टम है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्काइडा सिस्टम के द्वारा क्या होता है, जो भी हमारे फॉल्ट आते हैं या भी जो भी फेलियर होता है उसको स्काइडा स्वयं दूर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम बताएं कि जिसका सबसे ज्यादा यूजेस होता है उसी को हम प्रयोग में ज्यादा लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो आपके एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम आ सकता है, स्काडा का ब्लॉक डायग्राम, और इसमें कितने इक्विपमेंट होते हैं इनके बारे में भी जान लेंगे। पहला हमारा होता है एमटीयू। एमटीयू को कहते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये होता है हमारा ऑपरेशन इंटरफेस होता है, ये होता है यहाँ पे हमारा ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे कि इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि ये जो हमारा एमटीयू के द्वारा क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एमटीयू के द्वारा कम्युनिकेशन इंटरफेस किया जाता है। और हमारे यहाँ इंटरफेस, जो कम्युनिकेशन इंटरफेस होते हैं, इसमें हमारी RTU1 होता है, RTU2, RTU3, ये सभी चीज हमारी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब बात आती है नीचे। नीचे जो हमारा होता है, जो हमारे RTU हैं, इन्हें कहते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट से क्या होता है, हमारे जो भी फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो जुड़ी होती हैं। क्या होती है, हमारे फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या, इस प्रकार इस ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है। पहले आप लिखेंगे एमटीयू, ऑपरेशन इंटरफेस लिखेंगे, फिर ऑपरेशन होगा। और जो हमारा एमटीयू होगा ये कम्युनिकेशन इंटरफेस से जुड़ा होगा। और जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस होगा मेरे दोस्तों, इससे हमारा क्या होगा, आरटीयू यानी जिसे कहेंगे रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये सभी चार हमारी रिमोट टर्मिनल यूनिट होती हैं, जिसे RTU1 कहेंगे, RTU2 कहेंगे, RTU3, RTU4। तो इन सभी चीज़ों RTU जो चीज़ें दी हुई हैं मास्टर कंट्रोल रिमोट टर्मिनल यूनिट के द्वारा, हमारा क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमने देखा, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब बात आती है MTU, मास्टर टर्मिनल यूनिट। तो दोस्तों मास्टर टर्मिनल यूनिट क्या होता है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग और इसको समझ लेंगे। यह यूनिट एक प्रकार की होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है, यह जो हमारा एमटीयू होता है यह एक प्रकार का होस्ट कंप्यूटर होता है, जो आरटीयू यानी रिमोट टर्मिनल यूनिट के साथ कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा डाटा का आदान प्रदान करता है।
क्या करता है मेरे दोस्तों, यह डाटा जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, यहाँ से क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, यहाँ से क्या होता है, डाटा का आदान प्रदान होता है। इसे मास्टर यूनिट भी कहते हैं, यानी एमटीयू को क्या कहते हैं, मास्टर यूनिट भी कहते हैं। तो इसमें इतनी बातों को जानना था। अब बात आती है आरटीयू। आरटीयू क्या होता है दोस्तों, इसी को हमने आप बताया था अभी कि रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। तो रिमोट टर्मिनल यूनिट कितने होते हैं, 4 हैं, जिन्हें आपको हमने बताया। तो इनके माध्यम से क्या जुड़ा होता है हमारा, आरटीयू के द्वारा हमारा क्या जुड़ा होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट जो होते हैं, इनपुट आउटपुट ये सभी क्या होते हैं, डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। रिमोट टर्मिनल यूनिट एमटीयू तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य डाटा के आदान प्रदान का कार्य करती है। तो जो दोस्तों आरटीयू होता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच क्या करता है, डाटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आरटीयू में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं स्टोर होती हैं। जो हमारा आरटीयू होती है, इसमें क्या होता है, हमारे जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, उनको स्टोर किया जाता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर एमटीयू को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, एमटीयू को भेजा जाता है। सभी आरटीयू पीएलसी से जुड़े होते हैं। जो हमारे आरटीयू होते हैं, ये पीएलसी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं मेरे दोस्तों, आरटीयू जो होते हैं ये सभी हमारे पीएलसी से जुड़े होते हैं। अब बात आती है, हमने यहाँ की एमटीयू के बारे में पढ़ लिया, आरटीयू के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंटरफेस के बारे में। तो कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। क्या होता है, इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यानी बात की जाए मेरे दोस्तों, जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज का यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, ये मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट। कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा स्काडा सिस्टम में होने वाली विभिन्न डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो सभी जो हमारे काम हो रहे हैं स्काडा सिस्टम में, डाटा का आदान प्रदान किया जा रहा है। क्या किया जाता है, डाटा का आदान प्रदान किया जा रहा है, और किन्हीं न किन्हीं डिवाइसों के बीच में, किन्हीं न किन्हीं डिवाइसों के बीच में आदान प्रदान किया जा रहा है। अब बात आती है मेरे दोस्तों ऑपरेशन इंटरफेस। ऑपरेशन इंटरफेस क्या होता है, यह एक मानव या मशीन हो सकती है। जो हमारा ऑपरेशन इंटरफेस होता है, यह एक मानव मशीन हो सकती है। ठीक है, इसके द्वारा मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि हम इसको, जो हमारा ऑपरेशन इंटरफेस होता है, मनुष्य के द्वारा या लोगों के द्वारा या फिर मशीनरी के द्वारा हम इसका इंटरफेसिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा स्काडा सिस्टम में होने वाली मशीनों को कंट्रोल किया जाता है। तो जो हमारी मशीनें होती हैं, ये तो क्या होता है कि सेल्फ मतलब होती हैं, ये सेल्फ ऑपरेट होती हैं। एक हमारा होता है कि मानव के द्वारा हम इनका क्या कर देंगे, कंट्रोलिंग कर लेंगे। अब बात आती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इसको भी जान लें। स्काडा सिस्टम में कंप्यूटर अथवा उसमें प्रयोग होने वाली डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो हमारे स्काडा सिस्टम में कंप्यूटर अथवा उसमें प्रयोग होने वाली डिवाइसेस जो होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को थोड़ा जान लेंगे दोस्तों। यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्काडा में ऑटोमेशन का ही काम होता है पूरा, इसलिए हमें ये बताना पड़ रहा है। तो देखेंगे ऑटोमेशन शब्द का सबसे पहले फोर्ड मोटर कंपनी ने 1940 ईस्वी में किया था। यानी जो हमारा इस ऑटोमेशन का काम है, ये सबसे पहले कौन किया था, फोर्ड मोटर कंपनी ने 1940 ईस्वी में किया था। ऑटोमेशन देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, ये सभी एक में है। ऑटोमेशन का प्रस्ताव 1947 में रखा गया। ऑटोमेशन का अर्थ है बिना मानव के किसी ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को पूर्ण एक्यूरेसी के साथ संपन्न कराना। आधुनिक समय में सभी क्षेत्रों में ऑटोमेशन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जो हमारी ऑटोमेशन है, इसके द्वारा क्या हुआ कि हमारी जो ईरर थे, जो भी हम इक्विपमेंट बनाते थे उसमें कुछ ना कुछ ईरर हो जाते थे, यानी जो भी त्रुटियां होती थी, ऑटोमेशन के द्वारा हम क्या किए कि जो भी इसमें ईरर हो रहे थे उनकी जो क्या हो गई 100% क्या हो गया 100% एक्यूरेसी के साथ वो सारा कार्य को संपन्न कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है मेरे दोस्तों, यहाँ से ऑटोमेशन का प्रमुख लाभ यह है कि किसी भी टास्क को ऑटोमेशन द्वारा कम समय में पूरी शुद्धता के साथ कम व्यय पर पूर्ण कर लेना है। यानी जो हमारा ऑटोमेशन है, इसका प्रमुख लाभ यह है मेरे दोस्तों कि कोई भी टास्क हो उसके ऑटोमेशन द्वारा क्या करते हैं, कम समय में और अच्छी शुद्धता के साथ क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, कम व्यय पर पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा ऑटोमेशन टास्क होता है उसमें हम कम व्यय पे सारा काम पूरा कर लेते हैं।
ऑटोमेशन के द्वारा ह्यूमन रिस्क को कम किया जा सकता है। यानी कि जो मनुष्य के द्वारा क्या होता है, कहीं कहीं ऑटोमेशन के द्वारा जहाँ पे दवाओं का वो होता है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे विषैली विषैली गैसें निकलती हैं, तो वहाँ पे अगर लोग जाएंगे तो क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वहाँ पे विषैली गैस निकल रही है तो लोगों को रिस्क होता है। उसी को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है जो हमारा ऑटोमेशन है। तो वहाँ पे मैन लोग जाएंगे ही नहीं, तो हमारे प्रकार के किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होगा, तथा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ही आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है डिस्पैच सेंटर। डिस्पैच सेंटर क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डिस्पैच सेंटर भी स्कैडा में प्रयोग किया जाता है, तो इसको जान लेते हैं क्या है। देखेंगे, लोड डिस्पैच डिपार्टमेंट पावर सिस्टम के ऑपरेशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए तंत्रिका केंद्र है। यानी जो हमारा डिस्पैच सेंटर है, डिपार्टमेंट पावर सिस्टम, ऑपरेशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी का क्या है, एक केंद्र है। ये क्या है, एक सेंटर है एक। कौन, डिस्पैच सेंटर। डिस्पैच सेंटर पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी डिस्पैच सेंटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पावर को स्टोर नहीं कर सकते और आवश्यकता होने पर उत्पादित किया जाना चाहिए। यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन पे हम क्या करेंगे, उत्पादन कर लेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि पावर सिस्टम को योजनाबद्ध विधि से ऑपरेट किया जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज हमें यह चैप्टर समाप्त करना है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे भी। यह लोड डिस्पैच सेंटर का मुख्य उद्देश्य होता है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: सिस्टम की अखंडता, विश्वसनीयता और जनरेशन और ट्रांसमिशन शुद्धता की सुविधा के साथ पावर की डिमांड का मिलान। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो हमारे डिस्पैच सेंटर होते हैं, इसकी जो हमारा सिस्टम की अखंडता हो और विश्वसनीयता और जनरेशन और ट्रांसमिशन सुविधाओं में क्या होता है कि इनका ज़्यादा पावर की डिमांड का मिलान होता है। ठीक है, अब क्या होती है सिस्टम एक्यूरेट। देखिए यहाँ पे सिस्टम एक्यूरेसी को रेगुलेट रेगुलेट करना। ठीक है, और रिसोर्स का इष्टतम उपयोग, सिस्टम की गड़बड़ी के बाद सामान्य स्थिति का रिस्टोरेशन तेजी से होता है। ठीक है, यानी रिस्टोरेशन यानी रीस्टोर बहुत तेजी से होता है। ऑपरेटर कंसोल क्या होता है मेरे दोस्तों, ऑपरेटर कंसोल क्या होता है, ऑपरेटर कंसोल यूएमपी के हिस्से के रूप में उपलब्ध है। यह किसके रूप में उपलब्ध है, यूएमपी के हिस्से के रूप में उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ताओं को उपकरणों, समूहों और डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में सदस्यता का प्रबंध करने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है और डिस्पैच और अलार्म को देखता है। यह किसको किसको देखता है मेरे दोस्तों, डैशबोर्ड और अलार्म को देखता है। कौन, ऑपरेटर कंसोल। ठीक है, ऑपरेटर कंसोल। अब बात आती है, ऑपरेटर कंसोल आपको सिस्टम संचालन और निगरानी परिणामों के माध्यम से यहाँ पे नेविगेट करने के लिए एक ग्राफिकल क्लिक करने योग्य साधन प्रदान करता है। यह एक कैसा साधन प्रदान करता है मेरे दोस्तों, ग्राफिकल। इस चीज को ध्यान में रखें, ग्राफिकल क्लिक करके योग्य साधन प्रदान करता है। निगरानी की कई तकनीकों, उपकरणों और समूहों के समरी व्यू और अलार्म सिस्टम घटकों और मैट्रिक्स के गहन विचारों से जुड़े होते हैं। ये हमारे किससे जुड़े होते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह हमारा क्या होता है, समरी व्यूज और अलार्म सिस्टम घटकों और मैट्रिक्स के गहन के विचारों से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब बात आती है बीडीयू। ठीक है, बीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे आप बीडीयू को कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे थोड़ा। आइए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक उपकरण होता है जो घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर सूचनाओं या स्थितियों को प्रदर्शित करता है। तो वीडियो के द्वारा क्या किया जाता है मेरे दोस्तों कि यह एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यह जो घर, ऑफिस, सार्वजनिक स्थानों या सूचनाओं का स्थितियों को प्रदर्शित करता है। ऑब्जर्वर और प्रदर्शन से संबंधित कई कारकों के आधार पर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट अस्थायी तथा स्थायी एर्गोनोमिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि अधिकांश कार्यस्थलों में कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है। एर्गोनोमिक समस्याएं जो एक विजुअल डिस्प्ले के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, किसके रूप में उत्पन्न होती है मेरे दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले के रूप में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ी चीजें कि सभी उद्योगों में श्रमिकों के लिए ये एक बढ़ती चिंता है, मतलब कि ये क्या है, एक बढ़ती हुई चिंता है।
वीडियो डिस्प्ले का यूज स्काडा में सिस्टम की विभिन्न अवस्थाओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी जो भी सामान्य स्थिति होती है, असामान्य स्थिति हो, उन्हीं को देखने के लिए स्काडा का प्रयोग किया जाता है, यानी वीडियो डिस्प्ले का प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो डिस्प्ले में दो प्रकार की जानकारी होती है। इसके माध्यम से जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। किस कहाँ पे दिखाई जाती है? वीडियो के माध्यम से क्या होता है कि जो भी हमारी जानकारी होती है वो स्क्रीन पे दिखाई जाती है। अब बात आता है कि डाटा लॉगर क्या होता है। डाटा लॉगर क्या होता है इसके बारे में डाटा लॉगर आप आमतौर पर एक छोटा और अपेक्षाकृत स्टैंड अलोन रिकॉर्डर हो, क्या है यह एक प्रकार का रिकॉर्डर भी कह सकते हैं। डाटा लॉगर एक प्रकार का रिकॉर्डर है, वास्तविक समय के डेटा जैसे वोल्टेज, टेम्परेचर और करंट की जांच और रिकॉर्ड करता है। यह किसकी किसकी जांच करता है? यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट और जो भी रिकॉर्ड, ये सभी चीजों का क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। उपयोग देख लीजिए इसका क्या उपयोग है? विनिर्माण, वातावरण, भंडारण सुविधाओं, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में तापमान और आर्द्रता के स्तर की जांच करने में। इसका क्या किया जा रहा है कि देखेंगे भंडारण सुविधाओं, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में तापमान और आर्द्रता के स्तर की जांच करने में। प्रसंस्करण और परिवहन के सभी चरणों में भोजन के तापमान की जांच करने में। ठीक है, भोजन के तापमान की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है डाटा लॉगर का। सभी प्रकार की निर्माण प्रक्रियाओं की जांच करने में। और यहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस और खेतों पर बढ़ती परिस्थितियों की जांच करने में। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे खेतों में पड़ता है उसकी क्या करता है? जांच करता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कितने प्रकार का होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है? फिक्स्ड ऑटोमेशन सिस्टम में प्रयोग होने वाले यंत्र एक निश्चित कार्य को ही करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग सामान्यतः ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर टास्क बार बार बदलने न जाए। यानी जहां पे हमारा इनका जो फिक्स्ड ऑटोमेशन का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे हमारा बार बार टास्क को ना बदला जाए। ठीक है, आगे क्या है? अर्थात जो हमारे टास्क हो फिक्स हो, जैसे कन्वेयर तथा मास प्रोडक्शन में प्रयोग होने वाले यंत्र फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है? प्रयोग होने वाली मशीनें एक निश्चित प्री प्रोग्राम तकनीकी पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? प्री प्रोग्राम तकनीकी या टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसमें मशीनों का समायोजन तथा उनका टास्क इलेक्ट्रिक डिवाइसों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों? टास्क जो होता है इलेक्ट्रिक डिवाइसों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग किया जाता है। आगे क्या है मेरे दोस्तों? अब है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम को कंप्यूटर तथा कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनका प्रयोग इंडस्ट्रीज में उन स्थानों पर होता है जहां पर मशीनों के टास्क लगातार बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे टास्क क्या हो? लगातार बदलते रहते हैं। मशीनों के प्रत्येक टास्क के लिए एक यूनिक कोड होता है। क्या होता है? एक यूनिक कोड होता है। देखेंगे यहाँ पे एक यूनिक कोड होता है जिसके अनुसार टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब बात आ जाए ऑटोमेशन के क्या लक्ष्य हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमेशन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेबर कास्ट को कम किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? लेबर कास्ट को कम किया जाता है। ऑटोमेशन द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है मेरे दोस्तों? आगे है मेरा कि ऑटोमेशन द्वारा मानवीय हस्तक्षेप को कम करके मानव द्वारा होने वाली त्रुटियों को दूर किया जाता है। अगला पॉइंट है अधिक से अधिक प्रशिक्षित श्रमिकों को रखना जिससे कि आधुनिक तकनीकों को सही तरह से प्रयोग किया जा सके। यानी इसमें क्या करेंगे? अधिक से अधिक हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको ही हम इसमें भर्ती करेंगे। आगे हर प्रोडक्ट की जानकारी रखना तथा नए प्रोडक्ट ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हमारा नई तकनीकी की प्रयोग करके उत्पादन का स्तर सुधारना। ठीक है, उत्पादन का स्तर सुधारना। डिस्पैच सेंटर पर स्काडा की उपयोगिता, इसको भी थोड़ा देख लेंगे कि डिस्पैच सेंटर पर इसकी स्काडा की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्काडा का प्रयोग रिमोट एरियाज में स्थिर संयंत्रों आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो हमारा रिमोट एरिया है उनमें क्या होता है? संयंत्रों को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया, डिस्पैच सेंटर का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य स्काडा द्वारा उस
संयंत्र से संबंधित सभी जानकारी को एकत्र कर उनका विश्लेषण कर लिया जाता है। यानी जो भी जानकारी होगी उस हमारे प्लांट की, उसका क्या कर लेगा, ये विश्लेषण करेगा। क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। इस प्रक्रिया में रिमोट एरिया में स्थित संयंत्रों के डाटा को एकत्र करके एक ऐसे कंप्यूटर को दिया जाता है जो स्काडा बेस्ड हो। यह जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारे डाटा होंगे उनको एक ऐसे सिस्टम को या ऐसे कंप्यूटर को दिया जाए जो क्या होते हैं कि स्काडा बेस्ड हो। किसके बेस पे हो, स्काडा के बेस पे हो। इस कंप्यूटर में को होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। जो हमारी सारी कंप्यूटर के द्वारा जो सूचनाएं होते हैं, जो डाटा होता है, वो जिसको दिया जाता है उस प्रकार कंप्यूटर को हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। क्या होता है, आगे क्या होता है, जिससे कि उस संयंत्र से संबंधित समस्त जानकारी स्काडा सिस्टम द्वारा चेक की जाती है। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है कि हमारा जो स्काडा सिस्टम के द्वारा जो भी हमारे डाटा हुए उनको क्या किया जाता है कि स्काडा के द्वारा क्या किया जाता है, स्काडा सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, सारी डाटा को चेक किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, विद्युत प्रणाली में स्काडा का प्रयोग किया जाता है। स्काडा द्वारा विद्युत संयंत्र में के विभिन्न ऑपरेशन को नियंत्रित तथा संचालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे दोस्तों इतनी बातें थी। अब इसके आगे आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करेंगे, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी बता दीजिए कि आज से आपका पीएलसी समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसके आगे हम आपको एक प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, 1-2 प्रैक्टिस सेट और देंगे जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।